राम की जहाँ तक बात है तो राम के बारे में कई जगह पर आया है कि राम एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने सभी जाति, सभी धर्म के, सभी वर्ग के लोगों को सम्मान दिया है राम ने, प्रभावित करने का। राम ने जो किया है वो एक समाज के लिए आदर्श नहीं है, बल्कि एक अवतार के रूप में, भगवान के रूप में, अवतार के रूप में इस तरह से, मतलब उनकी अपनी सोच जो थी और उनका विचार जो था, राम की लीला, राम के बारे में अगर कोई कहता तो राम के बारे में कई जगह पर, कई किताबों में आया है कि राम एक अच्छे और नेक इंसान थे, एक अच्छे किरदार के व्यक्ति थे, जिन्हें अवतार भी कहा जा सकता है और हिंदी भाषा में सीधे भगवान भी कहा सकता है कि हाँ। वक्फ संशोधन बिल जो है वो सीधा हस्तक्षेप है मुसलमानों के मामले में, जो आपका मूलभूत अधिकार है उसमें सीधा हस्तक्षेप है। और इसमें साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि संविधान से हट करके ये काम किया गया है। तमाम लोग नाराज़ हैं, मुसलमान ही नहीं नाराज़ हैं, तमाम ऐसे लोग नाराज़ हैं जो हिंदुस्तान के संविधान पर विश्वास रखते हैं, सेकुलर हैं और वो समझते हैं कि हाँ, जो हिंदुस्तान का संविधान है वो एक खूबसूरत बगीचे की तरह है जिसमें हर तरह के फूल हैं। वो तो ऐसे तमाम लोग वक्फ बिल से नाराज हैं और वक्फ बिल को सरकार को वापस निलय। और आप देख रहे हैं एडीआर मीडिया बिहार में, गया जिला के बाकी बाजार में हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं राष्ट्रीय जनता दल मगध क्षेत्र के कद्दावर नेता, और ख़ास करके मुस्लिम समुदाय में एक अलग पहचान है इनका, अलेक्जेंडर खां साहब है। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा वर्तमान राजनीति का और कैसे राष्ट्रीय जनता दल को मगध के क्षेत्र में मजबूती प्रदान होगा। सर स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है नीरज जी। सर राष्ट्रीय जनता दल को आप कैसे मजबूती प्रदान कीजिएगा मगध के क्षेत्र में? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय के योद्धा, सामाजिक न्याय और गरीबों को इंसाफ दिलाने वाले नेता लालू प्रसाद यादव जी का संगठन है जी। हमने एक बार उनको कहा था, जब हम उनके पास गए और गुरुआ से हम टिकट मांग रहे थे, तो हमने कहा कि हमको गुरुआ से टिकट चाहिए। तो बोला इसकी ऐसे ही तू आया टिकट मांग लगा। अरे हम कहा कि नहीं सर, ऐसा नहीं है, 12 बरस से हम 16 बरस हो गया हमको, 16 बरस के प्रयास के बाद हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। तो 16 बरस के प्रयास के बाद क्या मतलब प्रयास का, हम संगठन के लिए, पार्टी के लिए आपकी नीति, आपके सिद्धांत, इस सब का प्रचार किया है और स्पष्ट तौर पर यह है कि मेरा हक बनता है, आप हमको टिकट दीजिए। और आपके बारे में लोग कहता है कि आप मुस्लिम के हमदर्द हैं, और लोग कहता नहीं, ये हकीकत है कि आप मुस्लिम के हमदर्द हैं, मुसलमानों के लिए आपके दिल में श्रद्धा है, प्यार है। तो जहाँ तक इसका सवाल है तो BBC लंदन और वॉइस ऑफ अमेरिका तक बोलता है आपके प्रति, कि मुसलमानों के प्रति आपका सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। और मेरे यहाँ है कि पसीना सूखने से पहले मजदूरी दो, और हम 16 बरस से पसीना सुखा रहे हैं, तो मेरा तो हक बनता है, आप हमको टिकट दीजिए। बोले तो अच्छा, तो टिकट ले आया है? हम कहा बिल्कुल टिकट हम लेंगे, टिकट आप हमको दीजिए। तो ना देंगे तब हम कहा अगर नहीं दीजिएगा तो एक बात तो कह के जाते हैं कि आपने दलित, बैकवर्ड, मुसलमान, गरीबों को जीने का सलीका दिया है। अगर आप टिकट नहीं भी दीजिएगा हमको बहुत अफसोस नहीं होगा, जो आपने किया है वो सर आँखों पर। तो थोड़ा ज़्यादा प्रभावित हो गया। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, कहाँ ठहरे हुए हो? तो बताया होता है कि हाँ भाई फलाना जगह होटल में ठहरे हैं।
बोले नंबर ले लो, होटल का नंबर, पहले तो मोबाइल था नहीं ना, हम्म। नंबर उम्बर लेना अपना। फिर आगे बात सिलसिला चला, टिकट मिला भी। फिर बाद में माननीय शकील साहब मरहूम जो थे, वो उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया। अल्पसंख्यक मंत्री थे उस समय, एमएलसी थे। उसमें हुआ टिकट, फिर हमको वापस करना पड़ा। तो जहाँ तक लालू यादव का सवाल है, लालू यादव के जो कदमों के निशान है उसको सीधा फॉलो कर रहे हैं तेजस्वी। उसमें एक बात और अधिक हम देखा है, पाया है कि इनके में जो मैच्योरिटी आई है, एकदम सेकुलर ब्रेन, सेकुलर सोच, और जो बात करने का तरीका है, तमाम लोगों में, युवा में वो काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं। तेजस्वी यादव एकदम युवा में काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं। और फिर उनको जो 17 महीना का कार्यकाल उनका हुआ, तो उन्होंने ये कहा था कि हम, मेरी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। तो 10 लाख में तो 5 लाख नौकरी मिल गई। जी। और उनके प्रति युवाओं में जो अलग तरह का कह रहे, अलग तरह की सोच हो गई। और युवा के दिमाग में जब भी आप देखिए, जितना भी मोबाइल वाला चलता रहता है, ये क्या बोलते हैं आपको, फेसबुक, हाँ, फेसबुक, यूट्यूब इसमें आता है, तो उसमें जब भी कोई बोलता है तो बोलता है कि नहीं, तेजस्वी अच्छे हैं, तेजस्वी अच्छे हैं। और अभी जो रेशियो आया है उसमें 41% तेजस्वी जी का है, और बाकी 18% माननीय नीतीश जी हैं। उनसे नीचे लोग हैं जिनका तस्करा करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो हकीकत ये है कि तेजस्वी जी की जो सोच है, जो इतने कम उम्र में जो उन्होंने समाज सेवा और लोगों के मन और इसको टटोल करके उनकी ज़रूरतों को देखते हुए गरीबी को दूर करने के लिए जो उनकी सोच है, जो ब्लूप्रिंट उन्होंने बनाया है, निश्चित तौर पर आने वाला दिन जो है चुनाव में तेजस्वी को कुछ छू नहीं सकता। लेकिन सर ये सब बात तो सही है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अब परिपक्व नेता हो गए हैं, लेकिन लालू यादव जिस तरीका से राजनीति करते थे, आक्रामक होते थे अपने विपक्षी पर, वो कहते थे कि हम दलित ओबीसी बैकवर्ड के नेता हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम A to Z की पार्टी है, और जब समय आता है तो A to Z वाले भाग जाते हैं। अरे देखिए, है क्या ना कि जो नेता की सोच है, निश्चित तौर पर नेता की सोच A to Z की होनी चाहिए। ठीक है, आबादी के हिसाब से जब हमारा सर्वे हुआ है, सर्वे जो सर्वे में जातीय गणना जो हुई, जातीय गणना के आधार पर, जो पॉपुलेशन के आधार पर जो लोगों का पॉपुलेशन है, जो लोगों की संख्या है, उस आधार पर तो उनका हक उनको मिलना ही है। तो फिर हम उन लोगों को क्यों दुखी करें जो लोग भी हक रखते हैं कि भाई बिहार की राजनीति में उनका भी हक हिस्सा हो। तो जो तेजस्वी जी की सोच है, निश्चित तौर पर एक अच्छी सोच है, सही सोच है। जात पात और धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले बहुत दिन तक नहीं चलते हैं। ये लंबी सोच है, इस सोच के पीछे और कुछ तथ्य है, वो आगे आप लोग देखिएगा। तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ते जाएंगे। और आने वाला दिन जो है, बिहार तेजस्वी को मांग रहा है, बिहार मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी को मान चुका है। बिहार के मगध में कैसे कीजिएगा सर? देखिए, आपका तो वर्चस्व है नहीं मगध में, बहुत सारे विधानसभा सीट पे एनडीए गठबंधन जीती हुई है, तो वहाँ पे आप कैसे जीतिएगा? क्या कैलकुलेशन? मगध का जहाँ तक सवाल है, मगध में जो हम लोग की आबादी है, जो हम लोग का ये समीकरण है, समीकरण के आधार पर तो हम, मेरे बात कोई है। देखिए ना भाई, अभी जो 2020 का चुनाव हुआ था, 2020 के चुनाव में क्या हुआ? 2020 के चुनाव में सिर्फ 2-3 सीट हम पार्टी और एक बीजेपी, और बाकी सारी सीट हम लोग जीते थे। एकदम हुआ से उठाइए, शाहाबाद से उठाइए, शाहाबाद से पूरा मगध लालू यादव, लालू मैं था। मतलब आपने क्लीन स्वीप कर देना है मगध। हाँ, क्लीन स्वीप। इस बार तो इमामगंज में हम जीतेंगे।
इमामगंज जीतिएगा, हाँ, लेकिन उपचुनाव तो हार गए। देखिए उपचुनाव तो सरकार लड़ती है, सब कुछ सब आदमी ही समझता है, सारे लोग इस बात को जानते हैं कि प्रशासन का उस पर सीधा हाथ रहता है, कैंडिडेट पर भी हाथ रहता है। और फिर मांझी जी के जो अपने लड़ने का तरीका है, उस तरीके में कहीं न कहीं मेरे प्रत्याशी से कमी रह गई। जिस तरह से मांझी जी लड़े उस तरह से वो नहीं लड़ सके। संगठन ने जम के लड़ाई लड़ा और भाई 6 राउंड तक हम आगे थे, 6 राउंड के बाद हम पीछे आए। तो कभी हम इमामगंज में 28 बरस में, जब से आरजेडी बनी, 28-29 बरस हो गया होगा मेरे ख्याल में, तो जब से बनी तब से 14,000, 15,000, 16,000 से आरजेडी हारती थी। इस बार सिर्फ 3900 वोट से हम लोग पीछे रहे हैं। अगले बार नैया पार करा दीजिएगा आरजेडी। अगली बार नैया पार आरजेडी जीतेगी। और जो इनकी मतलब जो सीट थी इमामगंज, टेकारी, और एक सीट और कहीं पे जीते थे एनडीए वाले, तो इमामगंज खत्म है, टेकारी खत्म है। टेकारी प्रत्याशी कौन होंगे इमामगंज? इमामगंज के प्रत्याशी देखिए, इससे इतना पहले कहना उचित इसलिए नहीं है, मतलब लोकल होंगे कि बाहरी होंगे? देखिए लोकल बाहरी का जहाँ तक सवाल है, प्रयास तो अगली बार तो यही हो रहा था कि भाई जो लोकल हैं उनको दिया जाए, मान सम्मान दिया जाए, और लोकल को दिया गया। लेकिन हाँ तो हार तो यहाँ के लोग पर डिपेंड करता है कि लोगों ने किसको ये दिया, तरजीह दी। तरजीह तो लोकल समझ करके देना चाहिए था आरजेडी कैंडिडेट को, लेकिन लोगों ने उस तरह का तरजीह नहीं दिया। और ख़ास के मांझी समाज में, मांझी समाज में लोग नहीं समझ पाए, और फिर उसी जाल में फंस गए जहाँ एक घर में सारे लोग हैं। आप भी तैयारी कर रहे हैं कहीं से? देखिए हम लोग सिपाही हैं, सिपाही को कहीं बॉर्डर पे भेज दिया जाएगा तो ऐसा थोड़े है कि नहीं लड़ेगा, तो लड़बे न करेगा। आपके बारे में चर्चा हो रही थी जब सरघाटी हम घूम रहे थे, लोगों के बीच तो बोल रहे थे कि साहब आ रहे हैं। देखिए तो एक बात तो है, निर्णय ये है कि हम ज़माने से राजनीति कर रहे हैं, ज़माने से लोगों के बीच में हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में ये बात है। पत्रकार बंधु बहुत पूछते हैं, बहुत सारे पत्रकार पूछते हैं, सीनियर पूछते हैं कि सर इतना लंबा हो गया आपको आज तक कुछ नहीं हो सका। अब देखिए दो बात है, एक बात तो ये है कि सिचुएशन, और दूसरी बात है कि भाग। तो भाग और सिचुएशन दोनों मेरे पक्ष में नहीं रहा है। हमको 2 बार टिकट मिल, और ये भी मेरा अपना रिकॉर्ड रहा कि हम 3 पार्टी में रहे। 3 पार्टी में मतलब ये कि 16 साल रह गए आरजेडी में, 16 साल रहे नीतीश जी के साथ, और 5 साल रहे रामविलास जी के साथ, और सभी तीनों नेता से मेरा संबंध सीधा रहा। हम बीच में मेरे कोई वैसा आदमी नहीं रहा जो हमको प्रोजेक्ट करे। इस बार सौभाग्य है कि भाई मेरे सांसद हैं, और सांसद छोटे भाई कैसे हैं, तो इस बार तुम ज़्यादा ताकत महसूस कर रहे हैं। तो मन बनाए हुए नहीं है। एक बार कहा कि अगर पार्टी कहीं किसी बॉर्डर में भेज देगी तो उत्साह स्वीकार होगा और प्रयास होगा कि भाई पार्टी का आदेश माने हम। ये अलेक्जेंडर खां थे जो बता रहे थे कि अगर पार्टी सरघाटी विधानसभा से उम्मीदवार बनाती है तो हम तैयार हैं कमर कस के बॉर्डर पे जाने के लिए, और सीधे तौर पे कहे तो सरघाटी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। अभी वक्त है, समय है, लेकिन वर्ष चुनावी वर्ष है। इसी वर्ष बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। मैं फिर मिलूँगा अगले वीडियो में किसी नए विधानसभा के पर चर्चा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करें, अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।